दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं इतिहास में एक नए टॉपिक को, एक नए चैप्टर को, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में। और ये चालुक्य वंश जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं दोस्तों, ये कल्याणी के चालुक्य हैं। ठीक है, इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था वेंगी के चालुक्य के बारे में, जो हमारा आखिरी टॉपिक था वेंगी के चालुक्य। और आज की जो वेंगी के चालुक्य के पहले भी दोस्तों मैंने आपको वातापी के चालुक्य वाली क्लास दिया था। तो वातापी और वेंगी के बाद ये चालुक्य का तीसरा वंश आएगा, जिसका नाम है दक्षिणी चालुक्य वंश या कल्याणी का चालुक्य। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों एक वंश छूट गया था, वाकाटक वंश, तो उसकी चर्चा भी आज की क्लास में हम लोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखें दोस्तों आज हमारा 41वां दिन है। जिन बच्चों ने आज की क्लास नहीं देखी है, आज की क्लास के अलावा पीछे की क्लास अगर उन्होंने नहीं देखा तो एक बार मौका दीजिए, आप जाइए पीछे की क्लास देखिए। बिल्कुल सीरियल से आपको पढ़ाया जा रहा है प्राचीन इतिहास, जीरो लेवल से लेकर दोस्तों आगे की तैयारी कराई जा रही है। और मुझे लगता है अगले 1-2 दिनों में ये प्राचीन इतिहास पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो नए नए क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1201 से 1230 तक के सवालों को। ठीक है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि दोस्तों आप जुड़ जाइए, वरना कब ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया जा रहा है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ढेर सारे बैच दोस्तों बन रहे हैं। ये बैच किस चीज का है दोस्तों, तो एकदम बेसिक से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये वाली जो क्लास है ये समझ लीजिए कि एक तरह से ट्रेलर का काम कर रही है क्लास। ठीक है, आप चाहें तो ट्रेलर भी देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो कि हमें नितिन सर की क्लास ज्वाइन करना चाहिए, तो बेशक आपका स्वागत है हमारे इस फाउंडेशन बैच में, जहां आपको और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कराया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा आज 41वां दिन हमारा, और 1201 से लेकर 1230 तक के सवालों को हल करने चल रहे हैं। और कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। और वाकाटक के इतिहास को भी हम लोग खंगालेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला सवाल कि कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा यहां पर एक व्यक्ति है दोस्तों, जिसका नाम है तैलप द्वितीय। क्या नाम है दोस्तों, तैलप द्वितीय दोस्तों इसका संस्थापक है। अच्छा, ये तैलप द्वितीय दोस्तों इसका शासन कब से कब तक था, तो याद रखिएगा तैलप द्वितीय का शासन मिलता है दोस्तों 973 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और उसके बाद 997 ईस्वी तक दोस्तों ये गद्दी पर बना रहा है, जिसका नाम है तैलप द्वितीय। क्या नाम है दोस्तों, तैलप द्वितीय। ठीक है, एक तो याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखने लायक चीजें यहां पर, तो याद रखिए दोस्तों ये इनका जो राजकीय चिन्ह था, मतलब कल्याणी के चालुक्य का राजकीय चिन्ह, परीक्षा में मैंने देखा कई बार ये सवाल आया है, तो याद रखिएगा इनका राजकीय चिन्ह था वराह। जी हां दोस्तों, भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में सुना होगा आपने। ये वराह अवतार वाली पहली मूर्ति जो बनाई गई थी ना, ये गुप्त काल में बनाई गई थी। लेकिन यहां दोस्तों वराह अवतार दोस्तों राजकीय चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। एक सवाल और याद रख सकते हैं आप यहां पर कि भाई ये किसके पतन के बाद दोस्तों इनकी सत्ता आई है, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूटों के पतन के बाद। किसका दोस्तों, राष्ट्रकूटों के पतन के उपरांत। जी हां दोस्तों, पतन के बाद दोस्तों याद रखिएगा कौन आया है, याद रखिएगा कल्याणी के चालुक्य वंश स्थापित किए गए हैं तैलप द्वितीय के द्वारा, ते भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। ठीक है, कहां पर इसकी राजधानी थी दोस्तों, तो शुरुआती पीरियड की बात करेंगे तो मान्यखेत इनकी राजधानी कहां पर थी, याद रखिएगा मान्यखेत एक जगह था दोस्तों, मान्यखेत इनकी राजधानी हुआ करती थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और दोस्तों, तैलप द्वितीय जो था इसके बारे में फैक्ट याद रखेगा, तैलप द्वितीय की उपाधि दोस्तों आपसे पूछा जाता है। जी हां दोस्तों, कि तैलप द्वितीय ने किस उपाधि को धारण किया था, क्योंकि उसी ने पहले मान्यखेत को राजधानी बनाया था, तो याद रखिएगा इसकी उपाधि थी अश्वमाल। क्या उपाधि थी दोस्तों, अश्वमाल। अच्छा आप लोग ये भी अश्वमाल, ठीक है अश्वमाल, ठीक है थोड़ा सा गलत हो गया यहां पर। ठीक है, क्या उपाधि था दोस्तों इसका, तो इसकी उपाधि थी अश्वमाल। एक सवाल और आपके मन में आ सकता है कि सर इस वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी, तो याद रखिएगा एहोल अभिलेख। जी हां दोस्तों, एहोल अभिलेख का संबंध दोस्तों यहीं से है। एहोल अभिलेख के बारे में आपने सुना होगा, रवि कीर्ति ने दोस्तों इस अभिलेख को तैयार किया था। एहोल अभिलेख में दोस्तों यह जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। राजधानी मान्यखेत, और जो शासक है पहला वो तैलप द्वितीय उसका नाम है। याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के पतन के पश्चात दक्षिणी चालुक्य या फिर कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया गया, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा है कि किस शासक से तैलप द्वितीय का संघर्ष हुआ था। ये तैलप द्वितीय जो राजा था दोस्तों, इसकी लड़ाई दोस्तों किससे हुआ था ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा आपने परमार शासक मुंज का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं, परमार शासक
परमार शासक मुंज। जब मैं दोस्तों आपको प्रतिहार वंश बता रहा था तो वहीं पर परमार शासक मुंज के बारे में बताया था, तो उससे दोस्तों तैलप द्वितीय का संघर्ष हुआ था, याद रखेगा। कहां से इसकी जानकारी मिलती है? इसकी जानकारी दोस्तों कहां से मिलती है, किस साहित्य से? तो याद रखेगा, आपने नाम सुना होगा मेरुतुंग की, ठीक है। मेरुतुंग की रचना दोस्तों प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, याद रखेगा। प्रबंध चिंतामणि जो साहित्य है, उस साहित्य से ये पता चलता है कि तैलप द्वितीय की लड़ाई हुआ था किससे? परमार शासक मुंज के साथ दोस्तों इसने लड़ाई लड़ा था, याद रखेगा, ठीक है। और इस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ? तो याद रखेगा, ये परिणाम बड़ा भयानक हुआ। इस लड़ाई में एक दो बार लड़ाई नहीं हुआ दोस्तों, तैलप द्वितीय कई बार लड़ाई किया, कम से कम कितना बार दोस्तों? 6 बार, और 6 के 6 बार दोस्तों पराजित हुआ। क्या हुआ? 6 के 6 बार पराजित हुआ। जीता कौन? तो याद रखेगा 6 के 6 बार जीत किसने हासिल किया दोस्तों? तो 6 बार जीत हासिल किया किसने? परमार शासक मुंज ने। एक बात बताइए, एक व्यक्ति बार बार अपने जीवन में किसी को हराना चाहता है और बार बार अगर वो फेल हो जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बताओ मुझे। आप कहोगे सर उसका तो दिवाला निकल जाएगा, उसकी तो इच्छा होगी कि हम झूठे जी रहे हैं, इससे बेहतर कि हम जो है मर जाते, ठीक है। और ऐसा ही होता है, याद रखेगा। इस लड़ाई के बाद दोस्तों तैलप द्वितीय जो है क्या करता है दोस्तों? आत्महत्या कर लेता है। क्या करता है? आत्महत्या। सर सच में? हाँ भाई, मजाक कर रहा हूं क्या? इतिहास की क्लास चली, मजाक वाली क्लास थोड़ी चल रही है। आत्महत्या कर लेता है तैलप द्वितीय। तो कहानी याद रखना है कि क्यों आत्महत्या करता है। तो याद रखेगा, परमार शासक मुंज को हराना चाहता है, लेकिन 6 बार लड़ाई करता है, 6 बार आक्रमण करता है और हर बार खुद ही हार जाता है, इस वजह से, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा है, किस शासक के समय उत्तर भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था? महमूद गजनवी का नाम सुना होगा, सोमनाथ पे भी दोस्तों इसने हमला किया था, लेकिन उस समय शासन बदल गया था, सत्याश्रय आ चुका था। कौन आ चुका था दोस्तों? बीच में और भी कई सारे राजा हुए हैं, तो इस सत्याश्रय आ चुका है दोस्तों 1007 ईस्वी में। दोस्तों आपको याद होगा 1005 के आसपास गजनवी आया था भारत, ठीक है। सॉरी, 1005 में आया था। एक मिनट, ठीक है। यहां पर याद रखेगा, जो टाइम पीरियड आपको ध्यान देना है कि वहां पर आपने पढ़ा कि पीछे तैलप द्वितीय जो था, तैलप द्वितीय, ये कब से कब तक दोस्तों? तो 973 से लेकर के 997 ईस्वी तक ये था। अब उसके बाद ये आ गया, तो 997 से लेकर 1006 ईस्वी तक दोस्तों ये है। और 1007 में दोस्तों याद रखेगा ये महमूद गजनवी आ चुका है। ये उस समय दोस्तों ये नहीं पूछ रहा है क्या इसके ऊपर हमला करने आता, नहीं, सत्याश्रय के ऊपर हमला करने नहीं आता, क्योंकि सत्याश्रय तो भाई दक्षिण भारत में है और मोहम्मद गौरी तो उत्तर भारत में आया था। वो तो दक्षिण भारत गया नहीं, सोमनाथ उसका अंतिम स्टॉप था, ठीक है। यानी गुजरात के नीचे कभी गया ही नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं गया, ठीक है। इसलिए याद रखेगा, अब कहां मुलाकात होगा भाई? इनकी राजधानी कहां है? दक्षिण भारत में रहते हैं, कर्नाटक वाला क्षेत्र इनका है, ठीक है। और कहां? उत्तर भारत। तो याद रखेगा, खाली आपसे पूछ रहा कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय दक्षिण भारत में किसका शासन था? तो याद रखेगा चालुक्य वंश चल रहा था, कल्याणी के चालुक्य थे, सत्याश्रय दोस्तों राजा था। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1006 ईस्वी तक दोस्तों सत्याश्रय रहता है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। हाँ, इसकी लड़ाई किससे हुई थी अगर ये बात आ जाए तो याद रखेगा गुर्जर राजा चामुंडराज से, गुर्जर नरेश गुर्जर नरेश चामुंड राज से दोस्तों इसका युद्ध हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं। और उस लड़ाई में दोस्तों फिर इसने जीत भी हासिल किया था और चामुंड राज क्या था दोस्तों? हार गया था। और याद रखेगा सत्याश्रय क्या हुआ था? जीत गया था। ये आप काम भर की चीजें अपना याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है, किस शासक को यशस्वी और दानशील शासक कहा गया? किस वंश का दोस्तों? तो देखिए यहां पर वंश मेंशन करना जरूरी, वैसे हम तो चर्चा कर रहे हैं कल्याणी के चालुक्य का, तो जाहिर सी बात है अपना उत्तर भी कल्याणी के चालुक्य शासक में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो पूछ रहा दोस्तों किस शासक को यशस्वी और दानशील कहा गया? तो याद रखिएगा आगे आएगा विक्रमादित्य पंचम। कौन आएगा दोस्तों? विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य, एक सेकेंड, आज बड़ा मिस्टेक हो रहा है लिखने में हमसे, ठीक है। विक्रमादित्य पंचम, जी हाँ दोस्तों, पंचम जो था, मैंने आपसे ये भी कहा था दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से बहुत सारे राजा हुए, ठीक है। ये विक्रमादित्य पंचम है, क्या है दोस्तों? ये विक्रमादित्य पंचम है जो राजा बनता है, ठीक है। किस वंश में? कल्याणी के चालुक्य में वंश का। और ये सबसे यशस्वी और दानशील शासक कहा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। और किस, अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो देखिए 1006 में जा रहे हैं, तो 1007 से लेकर के 1015 तक, ठीक है। 1007 से लेकर के 1015 तक दोस्तों ईस्वी तक
याद रखेंगे ये जो है विक्रमादित्य पंचम जो है ये अपने गद्दी को संभालता है। ठीक है, किस अभिलेख से दोस्तों इसके बारे में पता चलता है कि ये यशस्वी और दानशील था? तो याद रखेगा कैथोम अभिलेख। कौन सा अभिलेख यहां पर आपको ध्यान देना है? कैथोम अभिलेख में इसे क्या कहा गया? इसे यशस्वी और दानशील कहा गया। ये एक यशस्वी और दानशील राजा था, तो इसे याद रखिएगा। शुरुआत में आपने पढ़ा तैलप दूती के बारे में, तैलप दूती के बाद आपने पढ़ा सत्याश्रय के बारे में, सत्याश्रय के बाद आप पढ़ रहे हैं दोस्तों विक्रमादित्य पंचम के बारे में। अब आगे बढ़ते इतिहास के पन्नों पर आगे देखते हैं। लिख रहा है किसके शासनकाल में राजा भोज का आक्रमण कल्याणी के चालुक्यों पर हुआ था? राजा भोज दोस्तों परमार वंशी राजा हैं और किसके समय में हुआ था? तो अब दोस्तों राजपाट यहां बदल चुका है, जयसिंह द्वितीय आ गया है। कौन आ गया है? जयसिंह द्वितीय आ चुका दोस्तों। जयसिंह द्वितीय के समय में परमार वंशी राजा भोज ने कहां पर आक्रमण कर दिया? इस कल्याणी वंश पे कर दिया। और इसका टाइम पीरियड क्या दोस्तों? तो याद रखेगा 1015 तो इनका था। तो इनका दोस्तों 1015 से लेकर के 1043, जी हां दोस्तों 1015 से लेकर 1043 तक गद्दी पर कौन रहा? जयसिंह द्वितीय रहा। और उसी के समय में दोस्तों राजा भोज ने हमला किया था कल्याणी के चालुक्य पर, उसे भी याद रखेगा। ठीक है, हां लेकिन एक बात बता दूं, जयसिंह द्वितीय इतना कमजोर राजा नहीं था। जयसिंह द्वितीय ने दोस्तों राजा भोज को भी हराया। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा ना, आपने सुना होगा राजेंद्र चोल के बारे में, राजेंद्र चोल को भी हराया, राजेंद्र चोल को भी हराया। इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली राजा रहा होगा कि भाई जयसिंह द्वितीय राजा भोज को हरा दिया, बुरी तरह पराजित किया दोस्तों राजा भोज को भी, और यहां राजेंद्र चोल को भी दोस्तों इसने हराया है। राजेंद्र चोल तो सर हमने नाम सुना था, चोल वंश का सर्वाधिक पराक्रमी राजा था। सर ये तो वही था ना जिसने 1000 से ज्यादा द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, श्रीलंका वगैरह जीता था, इसकी नौसेना बहुत मजबूत थी। हां मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, याद रखेगा राजेंद्र चोल को भी हराया। किसने? जयसिंह द्वितीय ने, जो कल्याणी का चालुक्य है, मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली आप इसे कह सकते हैं। लिख रहा दोस्तों किस शासक ने राजधानी मान्यखेत से हटाकर कहां कर लिया? कल्याणी शिफ्ट कर लिया। उस राजा का नाम बताइए जिसने शिफ्टिंग वाला काम किया था। तो दोस्तों शिफ्टिंग का काम किया था, अगला राजा बनेगा सोमेश्वर प्रथम। क्या नाम है दोस्तों? सोमेश्वर प्रथम। जी हां दोस्तों सोमेश्वर प्रथम आएगा। इसने राजधानी शिफ्ट कर लिया। ठीक है भाई, चोलों से पंगा लेकर अब उचित नहीं हुआ था, अब लंबी लड़ाई चलेगी। तो याद रखेगा 1043 में गद्दी पर बैठेंगे सोमेश्वर प्रथम, और 1068 या 64 एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखेगा 1064 या 68 के आसपास तक दोस्तों गद्दी पर बने रहते हैं सोमेश्वर प्रथम। और इसी ने पहली बार अपनी राजधानी को मान्यखेत से हटाकर कहां किया दोस्तों? कल्याणी किया। और तभी से इसको दोस्तों कल्याणी का चालुक्य कहा जाता है। ठीक है, शुरुआत में इन्हें दक्षिणी चालुक्य कहा जाता था, बाद में कल्याणी का चालुक्य कहा गया, क्योंकि तैलप द्वितीय ने दोस्तों मान्यखेत को राजधानी बनाई थी, इन्होंने नहीं। ठीक है, इन्होंने चेंज करने का काम किया, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, ये सोमेश्वर द्वितीय की अगर हम बात करें, सोमेश्वर द्वितीय कौन था? तो इसके ठीक पहले दोस्तों जयसिंह द्वितीय थे। यानी एक कौन था? अगर इसके बारे में बात करें तो याद रखेगा जयसिंह द्वितीय के पुत्र थे। जयसिंह द्वितीय का पुत्र नाम क्या दोस्तों? सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि सोमेश्वर ने किसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया? क्या लिखा दोस्तों? एक शब्द पढ़िए, आत्मसमर्पण करने के लिए। जी हां, सोमेश्वर प्रथम ने इतना मतलब घेराबंदी कर डाला कि सामने वाला क्या हो गया? आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गया। भाई किसकी बात कर रहा है? इसके पिताजी ने जो लड़ाई लड़ा था परमार वंशी राजा भोज से, उस लड़ाई में हालांकि कई किताबों मुझे कई निर्णय मिले, कई किताबों में मिला कि भाई जयसिंह हार गया था, कई जगह मुझे फैक्ट मिला कि नहीं जयसिंह ने हरा दिया था। हालांकि मैंने जब आगे का इतिहास पढ़ा तो पता चला राजेंद्र चोल को हराया, तो मुझे लगा हो सकता है भाई राजेंद्र चोल को जिसने हराया वो किसी को हरा सकता है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था राजेंद्र चोल, और उसे अगर हराया गया है मतलब बंदे में दम था, तो याद रख सकते हैं। फिलहाल अगर इसके लड़के की बात करें सोमेश्वर ने, तो आत्मसमर्पण के लिए दोस्तों मजबूर कर दिया था राजा भोज को। याद रखेंगे, बहुत बड़ी बात है, राजा भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए ये इसने मजबूर कर दिया था, याद रखेगा। और किसने? अच्छा, राजा भोज की दोस्तों राजधानी कहां पर थी? राजा भोज की राजधानी कहां पर थी? तो याद रखेगा धारा। कहां पर थी दोस्तों? धारा इनकी राजधानी थी। ठीक है, धारा या फिर धार कहते हैं दोस्तों, धार दोस्तों इनकी राजधानी थी। उस राजधानी पर दोस्तों कब्जा किया था। ठीक है, और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। और इतना ही नहीं, अगर मैं सोमेश्वर के राजपाट की बात करूं तो गुजरात वाला बेल्ट, मालवा वाला बेल्ट, वो पूरा का पूरा हिस्सा दोस्तों किसने जीत लिया था? सोमेश्वर प्रथम ने अपने अंडर में कर लिया था, अपने नियंत्रण में कर लिया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा किसने सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह पराजित किया? ठीक है, अभी तक तो बड़ा बलवान था, फिर किसने भाई पराजित कर दिया? तो याद रखेगा एक पंगा इसके पिताजी ने लिया था।
किसने? जयसिंह द्वितीय ने एक लड़ाई लड़ी थी, राजेंद्र चोल को हराया था। तो राजेंद्र चोल का जो लड़का है ना, वो इनको हराने के लिए आ गया है और उनका नाम क्या है? राज प्रथम। जी हां दोस्तों, राज प्रथम, जिसे हम राजा राज प्रथम भी कहते हैं। याद रखेगा, राज प्रथम ने दोस्तों क्या किया? बुरी तरह पराजित किया। क्यों किया? मुद्दा समझ गया ना, पिताजी वाली लड़ाई का बदला लेने आया था। राज के पिताजी का नाम क्या था? राजेंद्र प्रथम था। और राजेंद्र प्रथम को हराने का काम किसने किया था? सोमेश्वर प्रथम के पिताजी ने किया था, जिनका नाम जयसिंह द्वितीय था। उसी वजह से बदला लेने आया था और इसने ले भी लिया। ठीक है, इसी के बाद राज ने क्या किया दोस्तों? एक उपाधि धारण किया, विजयेंद्र की उपाधि। ठीक है, कौन सी उपाधि? याद रखेगा, विजयेंद्र। ठीक है, तो सवाल यह भी बन सकता है कि विजयेंद्र की उपाधि किसने धारण किया? तो राज प्रथम ने। कब धारण किया? सोमेश्वर प्रथम को हराने के बाद। सोमेश्वर प्रथम कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का राजा था। क्यों लड़ाई किया? क्योंकि सोमेश्वर प्रथम के पिताजी जयसिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों राजेंद्र प्रथम को हराया गया था। इसी का बदला लेने राज प्रथम कल्याणी के चालुक्य वंश पर हमला किया था और यह सारी कहानी हुई थी। ठीक है, अच्छा, इस युद्ध को क्या कहते हैं? इस युद्ध को कोप्पम का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध दोस्तों? याद रखेगा, युद्ध का नाम भी कभी कभी दे देता है। कौन सा? कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध दोस्तों कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल मिला ना आपको? ऐसे इतिहास को जब एंटरटेन करके पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। और मेरी क्लास में एक चीज आपको मिलेगा, मैं कम समय में ज्यादा बेहतर मैटर देने का प्रयास करता हूं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। मैं चाहता तो एक ही सवाल में पूरी की पूरी क्लास ले सकता था। ठीक है, छोटी सी बात बताने में आपको घंटों लगा देता। मुझे वो काम नहीं करना, मुझे कम समय में आपको ज्यादा डिलीवरी देनी है। और ये चीजें आप पढ़ते पढ़ते दोस्तों सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के पश्चात कौन राजा बना? ठीक है, अगर हम शुरुआत से थोड़ा सा आपको याद दिलाने का प्रयास करें तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था तैलक द्वितीय के बारे में। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था सत्याश्रय के बारे में। तीसरे नंबर पर पढ़ा था चचा विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, किसके चचा? पंचम थे। ठीक है, विक्रमादित्य पंचम। ओहो, ठीक है, तो याद रखेगा विक्रमादित्य पंचम के बारे में। फिर विक्रमादित्य के बारे में दोस्तों, अब विक्रमादित्य के बाद दोस्तों हम लोग किसके बारे में पढ़ा? तो याद रखेगा जयसिंह द्वितीय के बारे में। जयसिंह द्वितीय के बारे में। जयसिंह द्वितीय के बारे में किसके पढ़ा दोस्तों? तो याद रखेगा सोमेश्वर प्रथम के बारे में। ये हमने ऊपर पढ़ा। अब लिख ला सोमेश्वर प्रथम की जब मृत्यु हो गई तब उसके पश्चात दोस्तों कौन आएगा? तो सोमेश्वर प्रथम के पुत्र का नाम था सोमेश्वर द्वितीय। सर ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ। ठीक है, याद रखेगा सोमेश्वर द्वितीय, ऐसा याद रखेंगे तो यहां पे आ गया। ठीक है, एक चीज और, अब देखिए आपने देखा कि एक बड़ी राजवंश के साथ लड़ाई चल रही है, चोल राजवंश के साथ। कब लड़ाई शुरू हुई दोस्तों? ये लड़ाई शुरू हुआ था जयसिंह द्वितीय के समय में। यही शुरू हुआ था ना, जयसिंह द्वितीय के समय में दोस्तों लड़ाई शुरू हुआ था। और जयसिंह द्वितीय ने तो हार गया था, सॉरी चोलों को हराया था, राजेंद्र चोल को हराया था। और फिर सोमेश्वर प्रथम को किसने हरा दिया? याद रखेगा राज प्रथम ने हरा दिया। पढ़ा इतना ना, इतनी बात क्लियर है ना? अब देखो अब क्या होगा, यहां पर कल्याणी के चालुक्य और जो चोल वंश है इन दोनों में मित्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मित्रता हो जाएगी। कैसे मित्रता होगी भाई? अभी तक तो लड़ाई चल रहा था, फिर मित्रता कैसे होगी? मित्रता इस प्रकार होगी दोस्तों, वैवाहिक संबंध बनने जा रहा है। ये सोमेश्वर प्रथम का जो पुत्र सोमेश्वर द्वितीय है ना, याद रखेगा सोमेश्वर द्वितीय का टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों तो 1068 से लेकर के करीब 72-73 तक दोस्तों ये गद्दी पर रहता है। और याद रखेगा सोमेश्वर द्वितीय का भाई रहता है दोस्तों विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है, उसके साथ दोस्तों याद रखेगा विवाह होने वाला है, याद रखेंगे किसका? राजेंद्र चोल के खानदान में। ठीक है, इसीलिए दोस्तों दोनों में अब क्या होगा? याद रखेगा यहां चोल वंश के साथ वैवाहिक संबंध बन जाएगा। ठीक है, चोल के साथ क्या हो गया? वैवाहिक संबंध। अब याद रखें जहां वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, क्या लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं सर, अब लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला। तो आगे से चोलों की लड़ाई कुछ समय तक नहीं होगा। ठीक है, कब तक नहीं होगा आगे के इतिहास में देखते हैं। लिख रहा विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है, क्योंकि पंचम तो यहां चले गए, अब छठे नंबर के विक्रमादित्य हैं को किसने? चालुक्य वंश के दक्षिणी भाग का युवराज बना दिया। तो दोस्तों ये चोलों के साथ जो लड़ाई मतलब विवाह हुआ ना, ये भाई था। याद रखेगा चोलों के साथ भी, मुझे जगह नहीं मिल रहा, क्या करूं? यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, याद रखेगा विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है, किसका भाई था? यह भाई था सोमेश्वर द्वितीय का। किसका था? सोमेश्वर द्वितीय का। ठीक है, उसका भाई था। इसका विवाह किससे हो गया दोस्तों? तो याद रखेगा इनका विवाह हो गया राजेंद्र चोल के। यहां पर कहां पर हो गया दोस्तों? राजेंद्र
चोल के यहाँ हो गया, ठीक है। और अब जब चोल वंश मिल गया है तो चोल वंश ने ही क्या किया, चोल वंश ने ही क्या किया, इनको राजकुमार बना दिया। भाई चाहेंगे ना कि हमारा दामाद गद्दी पर बैठे, क्या होगा, हमारा दामाद गद्दी पर बैठे। और आप देख रहे हैं कि सोमेश्वर दूती इसके पहले राजा था, तो भाई सोमेश्वर दूती का भी कहीं विवाह हुआ होगा, उसका भी कोई बच्चा होगा। तो अब इस तरह से लड़ाई का एक यहां पर हिसाब किताब बनने वाला है, वो देखेंगे, ठीक है। तो चोलों ने बना दिया, चोल वंश के लोगों ने बैठा दिया, क्यों, तो याद रखेगा दामाद के कारण, दामाद के कारण कि भैया दामाद थे तो दामाद को आगे करना है, तो दामाद को गद्दी पे बैठा दिया गया या उन्हें युवराज घोषित कर दिया गया। कहां का, याद रखेगा चालुक्य वंश के दक्षिणी भाग का। दक्षिण क्यों कह रहा है, क्योंकि दक्षिण में चोल थे, तो चोलों से सटा हुआ जो हिस्सा था चालुक्यों का, वहां का युवराज बना दिया। अभी राजा नहीं बने, अभी क्या बने हैं, अभी युवराज बने हैं। क्या बने हैं, युवराज। अब आगे की घटना देखिए, लिख रहा सोमेश्वर दूती ने किससे संधि कर ली। एक बात बताइए, जब भैया को तुम युवराज घोषित कर दोगे, अभी सोमेश्वर दूती से पूछोगे नहीं तो लड़ाई की बात फिर बनेगी। तो याद रखेगा सोमेश्वर दूती ने जाकर मित्रता कर ली कुलोतुंग के साथ। किसके साथ, कुलोतुंग के साथ। और कुलोतुंग का झगड़ा चल रहा था चोल के साथ। अब भाई अगर दो दुश्मन मिल जाएंगे तो दोनों दुश्मन तो मित्र हो जाएंगे अपने में। बात को समझिए, कुलोतुंग का झगड़ा पहले से चल रहा था चोलों के साथ। यहां चोलों ने क्या किया कि सोमेश्वर दूती को छोड़ करके उनके भाई को युवराज घोषित कर दिया। और यह बात नागवार गुजरा, किसे नागवार गुजरा, याद रखेगा सोमेश्वर दूती को, कि हमारे भाई को युवराज क्यों बनाया, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, सोमेश्वर दूती को पता था कि हम चोलों के साथ लड़ नहीं सकते, क्यों, पापा हार गए हैं। अरे सोमेश्वर दूती के पिताजी सोमेश्वर प्रथम को किसने हराया था, राजा राज प्रथम ने, राजा राज प्रथम ने। तो उसको पता था कि मेरे पापा हार गए थे, तो पापा के हारने के बाद हम लड़ाई नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसको लगा कि हम कमजोर है, तो इसने संधि जाकर कर लिया किससे, तो कुलोतुंग के साथ संधि कर लिया। और कुलोतुंग पहले से ही दोस्तों अपोजिट में थे चोलों के, ठीक है। इसलिए दोस्तों एक लड़ाई का विषय बन गया, ठीक है। कहा जाता है 1076 के आसपास की बात है, 1076, जी हां दोस्तों 1076 ईस्वी के आसपास की बात है जब यह संधि हुआ था, ठीक है। और उस संधि, यह संधि एक लड़ाई का बहुत बड़ा वजह बन गया। और उसके बाद क्या था, चोलों ने हमला किया होगा, और चोलों ने हमला करके सोमेश्वर दूती को आजीवन कारावास में डाल दिया, आजीवन कारावास, ठीक है। बातें इनकी खत्म हो गई, गद्दी सुतारा और इनको आजीवन कारावास में धकेल दिया, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये था इतिहास का पार्ट, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखो आगे क्या होगा। सर मजा आ रहा है पढ़ के, सच बताऊं ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिक्चर उच्चर चल रहा है, ठीक है। सब मजा आएगा और ध्यान से देखते चलो, ठीक है। लिख रहा है चालुक्य विक्रम संवत दोस्तों किसने चलाया। अब बताओ, जब सोमेश्वर द्वितीय को आजीवन कारावास डाल दिया तो गद्दी पर कौन आ गया, अरे सर सिंपल सी बात है, चालुक्यों का दामाद आ गया। और चालुक्यों का दामाद था कौन, तो चालुक्यों के दामाद का नाम था विक्रमादित्य षष्ठ। क्या नाम था दोस्तों, छठा नंबर का जो विक्रमादित्य था वही दोस्तों दामाद था। अब गद्दी पाने के बाद क्योंकि इसको पता है कि भैया हमारे साथ कौन है, चोल हैं, तो 1076 में दोस्तों गद्दी पर बैठा, क्योंकि यही टाइम है जब वो आजीवन कारावास मिला, ठीक है। तो 1036 से लेकर 76 से लेकर के 1126 ईस्वी तक, जी हाँ दोस्तों 1126 ईस्वी तक दोस्तों याद रखेगा ये राजपाट चला, और ये विक्रमादित्य षष्ठ का, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, ये राजपाट दोस्तों चलता रहा, ठीक है, राजपाट चलता रहा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कहीं से, कुछ नहीं ना, समझ में आ रहा ना। तो इसको याद रखेगा, चालुक्य विक्रम संवत इसे ने चलाया, क्योंकि भैया क्या था दोस्तों, ये इसके ऊपर किसका हाथ था, इसके ऊपर चोलों का हाथ था, इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली था, अपने बूते नहीं, अपने बूते नहीं, ससुराल पक्ष की वजह से दोस्तों ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है सिद्ध होता है, क्योंकि अगल बगल के जो राजवंश थे उन्होंने कभी लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। आगे देखिए क्या होता है, लिख रहा है विक्रमांक देव चरित की रचना किसने किया। हाँ, ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसी समय में मिताक्षरा की रचना हुई थी और इसी समय में विक्रमांक देव चरित की रचना हुई थी। विक्रमांक देव चरित के रचनाकार का नाम है कल्हड़, क्या सॉरी विल्हड़, क्या नाम है, विल्हड़, विल्हड़। ये दोस्तों राज दरबारी थे, क्या थे दोस्तों, राज दरबारी थे। किसके राज दरबारी थे, तो विक्रमादित्य षष्ठ के दोस्तों राज दरबारी थे। और यही वो टाइम था दोस्तों जब विक्रमादित्य ने क्या किया था, विक्रमपुर नामक एक नगर भी बसाया था, नगर बसाया था, अपने नाम का कैलेंडर चलाया, अपने नाम का नगर बनाया, बहुत सारी चीजें हैं इनसे संबंधित। और विक्रमांक देव चरित ये जो रचना है ये विल्हड़ की रचना है, तो इसे भी याद रखेगा, ठीक है। एक दोस्तों कहा जाता है एक वराह मंदिर भी बनाया था जो भगवान विष्णु को समर्पित था, वो इसी ने बनवाया था, ठीक है। चलिए मिताक्षरा
मिताक्षरा की रचना किसने किया? एक दाय भाग पढ़ा होगा, एक मिताक्षरा। ये हिंदू धर्म की दोस्तों बहुत अच्छी किताब आप इसे कह सकते हैं शुरुआती दौर में, ठीक है। तो विज्ञानेश्वर ने दोस्तों इसकी रचना किया था, ठीक है। और वो जो दाय भाग पढ़ते हैं दोस्तों, उसकी रचना जिमूत वाहन ने किया था, तो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया और वो कल्याणी के चालुक्य शासक के दौरान ही, याद रखेगा, सारी रचनाएं हुई हैं। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से समझते चलिए। देखिए इतिहास जब मेरे साथ पढ़ेंगे तो एक अलग वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों बहुत सारी किताबें आ चुकी है, तो सैंपल के तौर पे किताबें दे रहा हूं, इतनी किताबें नहीं, बहुत किताबें आई हैं, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं यहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों भूलोक मल्ल और त्रिभुवन मल्ल। त्रिभुवन नहीं दोस्तों, त्रिभुवन है, ठीक है। भूलोक मल्ल और त्रिभुवन मल्ल की उपाधि दोस्तों किसने धारण किया? अब यहां से थोड़ा सा चेंज होने वाला है ये उपाधि दोस्तों। एक अगला शासक आएगा सोमेश्वर तृतीय। कौन आ रहा दोस्तों? सोमेश्वर तृतीय आ रहा है, ये अगला शासक है। अब देखिए पीछे हमने पढ़ा जो वो 1126 तक कहानी कर लिया था, तो 1126 में राजा बनेगा सोमेश्वर तृतीय और 12 साल तक 1012, 26, 36, 38 तक दोस्तों क्या था? ये सोमेश्वर तृतीय जो था ये राजा था। इसके पहले जो हमने पढ़ा था सोमेश्वर प्रथम, उसका पुत्र कौन था? सोमेश्वर द्वितीय था, है कि नहीं? और सोमेश्वर प्रथम के पिताजी का नाम क्या था? जयसिंह द्वितीय था। क्या नाम था? जयसिंह द्वितीय। उसके पहले कौन था? तो उसके पहले सर आपने बताया था सत्याश्रय था, और उसके पहले कौन था? तैलप द्वितीय था, ठीक है। सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये सोमेश्वर तृतीय के पीरियड का है, ठीक है। अच्छा ये था कौन दोस्तों? याद रखेगा बहुत शांति प्रिय राजा था, बहुत शांति प्रिय राजा था। अच्छा बताऊं क्यों शांति प्रिय था, बात को समझिए। देखिए अभी पीछे आपने पढ़ा विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में। क्या पढ़ा दोस्तों? विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में पढ़ा, और आपने भी पढ़ा कि चोलों का हाथ इनके ऊपर था, इसीलिए सबसे शक्तिशाली थे तो सोमेश्वर द्वितीय के भाई, लेकिन शादी इनकी हो गई थी चोल वंश में और सबसे शक्तिशाली हो गए थे। और इन्हीं का दोस्तों पुत्र, याद रखेगा, इन्हीं का पुत्र कौन है? ये सोमेश्वर तृतीय है, ठीक है। और याद रखेगा क्योंकि जब शक्तिशाली राज्य आपको मिल गया है तो उससे लड़ने की फिक्र कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है जो अगले राजा आएंगे अब उनको लड़ाई करने की आवश्यकता है नहीं, इसीलिए वो शांति प्रिय राजा है। क्या दोस्तों? वो शांति प्रिय हैं, तो इनको याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और दोस्तों, इसी समय में था है शांति प्रिय राजा, लेकिन इसी समय में दोस्तों चोलों के साथ एक मतभेद हो गया और सोमेश्वर तृतीय की दोस्तों लड़ाई भी हो गई और बुरी तरह से सोमेश्वर तृतीय पराजित भी हो गया। क्या हो गया? सोमेश्वर तृतीय पराजित भी हो गया। बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। लड़ाई भी हो गई और पराजित भी हो गया, ठीक है। तो थोड़ी इशू की वजह से ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है मनसोल्लास नामक शिल्प ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो इसी ने किया था बहुत टैलेंटेड, भले शांति प्रिय था लेकिन टैलेंट था भैया इसके अंदर, ठीक है। तो याद रखेगा सोमेश्वर तृतीय के द्वारा ही किसकी रचना किया गया? एक शिल्प ग्रंथ की रचना किया गया जिसका नाम है मनसोल्लास। इस तरह के सवाल बन सकते हैं परीक्षा में, तो इसको भी लग गया था, आप याद कर लीजिएगा। बहुत विद्वान था। अब जाहिर सी बात है यार, ग्रंथों की रचना कर रहा है मतलब कॉमन तो होगा नहीं, बहुत विद्वान व्यक्ति था है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, फिर लड़ाई हो जाता, चोलों के साथ मतभेद हो जाता, उस मतभेद की वजह से गोदावरी नदी के तट पर दोस्तों युद्ध होता है, याद रखेंगे। लिख रहा किसके शासनकाल में होयसल, कलचुरी और यादवों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था? यह किसके काल में हुआ था? तो एक राजा होता है तैलप तृतीय। कौन होता है दोस्तों? तैलप तृतीय एक राजा होगा। उसके समय में दोस्तों क्या होता है, अब जो दक्षिणी चालुक्य हैं या फिर जो हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कल्याणी के चालुक्य, इनकी स्थिति अब पतन होना शुरू हो जाता है। और याद रखेगा 1155 के आसपास दोस्तों, बीच में थोड़ा बहुत और शासन इधर उधर रहा, 1155 में दोस्तों याद रखेगा गद्दी पर बैठते हैं और उसके बाद दोस्तों कहानी एंडिंग वाली होने लगती है 55 से लेकर 63 के आसपास, ठीक है। 55 से लेकर 63 के आसपास, बीच में और एक दो शासक हुए हैं, उनके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल मिला नहीं मुझे, इसलिए मैं दे रहा हूं। तो तैलप तृतीय, ध्यान, आपको कुछ याद आ रहा है? तैलप द्वितीय दोस्तों इस कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। 973 ईस्वी में तैलप तृतीय के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, किसकी? कल्याणी के चालुक्य की। और तैलप तृतीय के समय में दोस्तों ये अंत हो रहा है, ये भी याद रखेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा सोमेश्वर तृतीय के बाद इसका एक पुत्र था जगेदक मल्ल। क्या नाम था? जगेदक मल्ल। पहले वो राजा बनता है, इसीलिए देखिए आप देख रहे हैं यहां 38 पे समाप्त हो रहा है, 55 भी शुरू हो रहा है, ठीक है। और जगेदक मल्ल द्वितीय के बाद दोस्तों कौन है? तब जो है उसका भाई तैलप तृतीय आया है और ये गद्दी पर बैठा है। ये पूरी कहानी थी, इसको याद रखेगा। लिख रहा कल्याणी के चालुक्य शाखा का अंतिम शासक कौन था? अंतिम राजा दोस्तों कौन था? तो तैलप तृतीय के बाद दोस्तों सोमेश्वर चतुर्थ आता है। कौन आता है?
सोमेश्वर सोमेश्वर चतुर्थ आता है। और ये सोमेश्वर चतुर्थ जो है दोस्तों आखिरी राजा बनता है, मतलब 1184 से लेकर 1200 ईस्वी तक दोस्तों लगभग ये गद्दी पर रहता है, ठीक है, एग्जैक्ट 1200 तक। और तब जो है इसे अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद कल्याणी का चालुक्य वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इतना सवाल तो दोस्तों आपका संबंधित था कल्याणी के चालुक्य वंश से, ठीक है। आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से चेंज हो जाएगा अब आपका टॉपिक, ठीक है। और अब जो आगे हम चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों, क्या पढ़ने चल रहे हैं, याद रखिएगा, अब हम पढ़ने चल रहे हैं वाकाटक वंश, ठीक है। यहां से कहानी शुरू हो रही दोस्तों वाकाटक वंश की, ठीक है। वाकाटक वंश की दोस्तों एक कहानी शुरू हो रही है। तो जरा इसके बारे में देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। लिख रहा उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ मतलब जो बरार वाला क्षेत्र था, उसमें किस स्थानीय शक्ति ने अपना प्रभुत्व जमाया। तो याद रखेगा यहां पर एंट्री हो रही दोस्तों वाकाटक वंश की एंट्री हो रही है। तो उनका रास्ता कहां पर दोस्तों, उत्तरी महाराष्ट्र का उत्तरी बेल्ट और बरार, यानी जो कर्नाटक में विदर्भ या बरार सुना होगा, वो बरार बेल्ट भी दोस्तों इन्हीं का था, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, ये मतलब किस राज्य का पद, जैसे अगर मैं बात करूं कल्याणी के चालुक्य, तो राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात कल्याणी के चालुक्य आए थे। उसी तरीके से वाकाटक वंश किस पे आया था, तो सातवाहनों के पतन के पश्चात, ठीक है, सातवाहनों के पतन के पश्चात। और ये याद रखेगा दोस्तों, क्योंकि छूटा हुआ टॉपिक है, तो 3री से 5वीं शताब्दी, हाँ दोस्तों 3री से 5वीं शताब्दी के मध्य दोस्तों याद रखेगा हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कब से कब तक दोस्तों, 3री से 5वीं शताब्दी, मतलब जब गुप्त काल था सब तब की बात है। हाँ तो बोला ना ये टॉपिक छूट गया था, पीछे मैं पढ़ा नहीं पाया था, ठीक है। तो आज लगा कि नहीं अब चीजें समाप्त हो रही, तो टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, आगे पीछे बस कवर हो जाए कैसे भी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था, इसको किसने स्थापित किया था। अगर ये सवाल परीक्षा में आए ना तो याद रखेगा 3री शताब्दी में दोस्तों स्थापित किया गया था विंध्य शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा, एक राजा था विंध्य शक्ति। कहा जा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका नाम विंध्य शक्ति नहीं कुछ और था, लेकिन क्या था नहीं पता। विंध्य शक्ति से क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका साम्राज्य विंध्याचल तक दोस्तों फैला था। विंध्याचल मतलब विंध्य की पहाड़ियों तक, ठीक है। विंध्याचल से तात्पर्य मिर्जापुर से नहीं है, विंध्याचल मेरे बोलने से तात्पर्य विंध्य की पहाड़ियों से है। इसका शासन विंध्य की पहाड़ी, आप देख रहे हैं दोस्तों उत्तरी महाराष्ट्र का, और विंध्य की पहाड़ियां कहां दोस्तों, एमपी वाले बेल्ट में मिल जाएंगी। तो वहां तक दोस्तों इसका राजपाट था। 255 ईस्वी में दोस्तों राजा बनता, 55 से 75 तक गद्दी पे रहता है, ठीक है। 55 से 75 ईस्वी तक दोस्तों एक गद्दी पर है, विंध्य शक्ति, इसको याद रखेगा, ठीक है। वाकाटकों के लिए दोस्तों जो शिलालेख मिला है ना, वाकाटक से संबंधित जो शिलालेख हैं, उसमें उस शिलालेख में दोस्तों, उस शिलालेख में इसको क्या कहा गया, एक सवाल ये भी बनता है। तो शिलालेख में दोस्तों इसे कहा गया वंश केतु। क्या कहा गया दोस्तों, वंश केतु भी कहा गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मैं बहुत ढूंढ करके सवाल बनाता हूं, ठीक है। बहुत आराम से चीजों को पढ़ते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। आगे देखिए, अभी कहां का इतिहास ले जाके कहां जोड़ूंगा ना, आप खुश हो जाओगे। आप कहोगे सर गजब का चीज आपने बता दिया, मजा ही आ गया। देखना खाली सुनते जाओ, इतिहास को जोड़ने में जो खुशी मिलती है ना वो गजब की होती है। लिख रहा वाकाटक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। देखिए विंध्य शक्ति स्थापना किसने किया था, अगर मैं स्थापना की बात करूं तो याद रखेगा इसका स्थापना किया था विंध्य शक्ति ने। किसने किया था, विंध्य शक्ति ने किया था। और विंध्य शक्ति गद्दी पर कब था दोस्तों, तो मैंने बताया आपको 255 से 275 ईस्वी के मध्य दोस्तों गद्दी पर था। अभी आपसे पूछ रहा सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, तो प्रवरसेन का नाम आपने सुना होगा, प्रवरसेन प्रथम। कौन है दोस्तों, प्रवरसेन प्रथम दोस्तों ये माना जाता है। और 275 ईस्वी में दोस्तों प्रवरसेन प्रथम गद्दी पर बैठा है और लगभग 335 तक लंबा शासन दोस्तों प्रवरसेन प्रथम का चला। 335 ईस्वी तक दोस्तों ये रहता है। एकमात्र वाकाटक वंश का एकमात्र शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया, सम्राट की उपाधि धारण किया था। और शक्तिशाली था, इस बात का पता कैसे चला सर, तो याद रखेगा इसने 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। क्या कराया दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ कराने का दोस्तों प्रमाण मिलता है। प्लस दोस्तों वाजसनेय यज्ञ, ठीक है। आपने ये सभी यज्ञों का नाम सुना होगा। तो यज्ञ किसने कराया था दोस्तों, याद रखेगा प्रवरसेन प्रथम के द्वारा यज्ञ कराया गया। इसीलिए कहा जाता है भाई अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, मतलब इसके द्वारा वो भी एक नहीं 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था, मतलब बहुत पावरफुल रहा होगा। तो वाकाटक वंश का शासक था प्रवरसेन प्रथम, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक, ठीक है।
आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है वाकाटकों की प्रधान शाखा का संस्थापक कौन था। यह प्रधान शाखा कहां से आ गया, याद रखिएगा इसी के समय में, प्रवर सेन के समय में ही यह शाखा दो भागों में टूट गई। वैसे कहा जाता है कि प्रवर सेन के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्तों, प्रवर सेन के 4 पुत्र थे, लेकिन इसमें से 2 पुत्र ही अपना राजपाट करते हैं, 2 पुत्रों का उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता। थे पुत्र 4, लेकिन 2 ने ही दोस्तों संभाला। बिजनेस को संभालने काम किसने किया, 2 ने किया, इसलिए यहां पर 2 शाखा बनी। एक मुख्य शाखा बना प्रधान शाखा, एक गौण शाखा बना। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग नाम हैं। अभी हम पढ़ते हैं दोस्तों प्रधान शाखा से संबंधित सवाल, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिख रहा वाकाटकों की प्रधान शाखा का पहला शासक कौन था, तो याद रखिएगा उनका इसी के नाम से है दोस्तों, रुद्रसेन प्रथम। क्या नाम है, रुद्रसेन प्रथम। जी हां दोस्तों, रुद्रसेन प्रथम दोस्तों, ये पहला शासक किसका है, जो प्रधान शाखा जो टूटकर वाकाटक में बनती है, ये उसका है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये किससे बिलोंग करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये प्रवर सेन का पौत्र है। प्रवर सेन का पौत्र है। पौत्र मतलब क्या होता है दोस्तों, पौत्र का मतलब होता है पोता। इसका मतलब सर ये प्रवर सेन के बच्चे नहीं थे, सॉरी मैं एक चीज गड़बड़ कर दिया, नहीं ठीक है, सुनिए, ये प्रवर सेन के जो 4 पुत्र थे ना, 4 पुत्र में से जो 2 पुत्रों ने राजपाट संभाला, उसमें से एक का नाम मिलता है दोस्तों गौतमी पुत्र। क्या मिलता है, गौतमी पुत्र। ठीक है, लेकिन दोस्तों गौतमी पुत्र की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गौतमी पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु की वजह से उसका जो पुत्र था, गौतमी पुत्र का जो पुत्र था रुद्रसेन प्रथम, वो राजा बना। अगर ये जीवित रहा होता तो यहां पर राजा कौन बनता, प्रवर सेन का मुख्य पुत्र कौन था, जो बड़ा था, वो याद रखेगा उसका नाम था गौतमी पुत्र। तो राजा तो गौतमी पुत्र को होना चाहिए, लेकिन क्योंकि गौतमी पुत्र की मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसी वजह से दोस्तों यहां पर ये राजा बन गया, ये राजा बन गया। कोई दिक्कत आपको यहां पे, कोई समस्या नहीं ना, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते चलो। और अब मैं जो बताने वाला हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, सीखना, वरना फिर गलती होगी आपसे। ठीक है, आगे देखो, लिख रहा रुद्रसेन को वाकाटक लेखों में किसका उपासक बताया गया, किसकी उपासना करता था, तो शैव उपासक था। क्या था दोस्तों, ये शैव उपासक था, और ये महाभैरव की पूजा करता था। किसकी दोस्तों, महाभैरव की पूजा करता था। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, वाकाटक वंश का जब उदय हो रहा था, उस समय अपने देश में गुप्त साम्राज्य चल रहा था। बस यही अंतर है कि गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में चल रहा था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में चल रहा था, और इनका क्षेत्र क्या था दोस्तों, वाकाटकों का क्षेत्र थोड़ा सा दक्षिण था, मतलब विंध्याचल की पहाड़ियों के नीचे वाला जो क्षेत्र था वो इनका था। अब होता क्या है कि इसके जो नाना थे, देखिए मैं यहां थोड़ा सा एक कहानी बताना चाहता हूं। इसके नाना थे भारस्यु। भारस्यु नाम के एक व्यक्ति थे, नागवंश के वो राजा थे। किस वंश के, नागवंश के राजा थे, वो इनसे संबंधित थे। और उनका अच्छा, होता क्या यहां पर कि अभी वो इसके नाना थे, जो दूसरा वाला पुत्र है ना, वो अलग है, वो अलग भाई, मतलब जो भाई देखिए यहां पे चेंज हो गया ना। इनके जो 4 पुत्र थे, उसमें से 2 का वर्णन नहीं मिला, एक का वर्णन मिलता है किसके नाम से, गौतमी पुत्र। एक अलग शाखा है, तो जो अलग शाखा वाले उनको छोड़ दो। गौतमी पुत्र वाले की शादी किससे हुई थी, इनका विवाह भारस्यु के यहां हुआ था, नाग वंश के वो राजा थे। तो दोस्तों अब उनका कोई पुत्र नहीं था, जाहिर सी बात है कि जो बिटिया का लड़का होगा वही राजा बनेगा। तो रुद्रसेन प्रथम उनका क्या था, दौहित्र था। आगे चल के रुद्रसेन के पास वाकाटक की मुख्य शासक बनने की वजह से वाकाटक की जो पूरा साम्राज्य था ये भी मिल गया, और नागवंश का जो साम्राज्य था वो भी दौहित्र होने के नाते वो भी मिल गया। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर ये चीजें और ऐड करके याद रखेंगे। इसी बात को लेकर के जो दूसरा वाला भाई रहेगा, अब उसके बीच से क्या होगा, विवाद शुरू होगा। भाई बड़ा साम्राज्य हो गया ना, नाना वाला फ्री मिल गया, ठीक है, और इनका अपना वाला भी है, तो जो दूसरा गौड़ शाखा है उसको लेकर लड़ाई होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो यही आपको समझना है। लिख रहा है रुद्रसेन के बाद वाकाटक वंश का शासक कौन बना, तो रुद्रसेन के बाद दोस्तों अब देखिए उसके बाद ज्यादा आ गया, तो इसके बाद अगला शासक बनेगा दोस्तों पृथ्वीसेन। क्या नाम है दोस्तों, पृथ्वीसेन प्रथम। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा पृथ्वीसेन प्रथम दोस्तों, ये रुद्रसेन के बाद क्या बनता है, वाकाटक वंश का अगला शासक बनता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखेगा, जो दूसरी वाली शाखा है, जो वाकाटक की जो दूसरी शाखा है, उसका क्या हुआ सर, उसका बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। तो याद रखेगा वाकाटक वंश की दूसरी
शाखा। अब दूसरी शाखा के कई सारे नाम है, जैसे दूसरी शाखा कहा जाता है, कई जगह पे दोस्तों गौण शाखा कहा जाता है, ठीक है, गौण शाखा कहा जाता है। और कई जगह पे दोस्तों इसका एक अच्छा सा नाम मिलता है, आपने सुना होगा बसीम शाखा। क्या मिलता है दोस्तों? बसीम या फिर बासिम, बासिम शाखा। तो घबराइएगा मत, बासिम शाखा भी आपको ध्यान देना है, गौड़ भी दे देता है, बासिम भी दे देता है, दोनों परीक्षा में देता है, इसलिए दोनों को लेके अलर्ट रहिएगा। अब होता क्या दोस्तों, बासिम शाखा जो रहता है, एक सेकंड भाई, ठीक है, जो बासिम शाखा रहता है, ये बासिम शाखा का जो प्रमुख है ना, याद रखेगा, वो आकर के मिल जाता है इस पृथ्वी पेशर के साथ, मिल करके ये दोनों भाई, देखो इसके पहले वाले भाई से तो झगड़ा चल रहा था, लेकिन बासिम शाखा और ये जो प्रधान शाखा चल रही है, ये दोनों मिल जाते हैं। क्या बात कर लिए, ठीक है सर, हमने पढ़ा था प्रवरसेन प्रथम के समय में दो शाखाएं विभाजित हो गई थी, क्योंकि प्रवरसेन के 4 पुत्र, 2 को नेग्लेक्ट करिए, 2 में शासन बट गया, ठीक है, 2 में बट गया, ये हमने पढ़ा था। आगे चल के दोस्तों क्या होता है, दोनों मिल भी जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, प्रधान शाखा और बासिम शाखा मिल गया। सर मिलने का तो मतलब है कि दक्षिण में इनकी मतलब इनके जैसा टक्कर का कोई रहा ही नहीं होगा। हाँ तो ऐसा ही तो हुआ। सुनो क्या होता है, लिख रहा पृथ्वी सेठ प्रथम किसके समकालीन था, ये समझ गए ना। मिलने के बाद दोस्तों इन्होंने बहुतों के हराया, ठीक है, बहुतों को हराया, ये भी याद रखेगा। जैसे दोस्तों इन्होंने मिलने के बाद दोस्तों कदम्ब राज को हराया। किसे हराया दोस्तों? कदम्ब राज्य पर हमला कर लिया, और जहां जहां हमला करते या तो आत्मसमर्पण करवा देते थे, या तो उनके राज्य को अपने राज्य के अधीन करा लेते थे, ये ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। लिख रहा पृथ्वी सेठ प्रथम किसके समकालीन था, ये किसके समकालीन था दोस्तों? तो इसी के समय में गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश के राजा थे। क्या नाम था दोस्तों? जिनका नाम था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। क्या नाम था दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सर वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनके यहाँ कालिदास रहते थे, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके यहाँ कालिदास रहते थे, जिनके यहाँ विक्रम बेताल रहता था, जिनके यहाँ अमर सिंह रहते थे, जिनके यहाँ घटकरपड़ रहते थे, जिनके यहाँ छत्रप रहते थे, छत्रक थे, ये सब दोस्तों वहीं रहते थे, याद रखेंगे, ठीक है। ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, ये उन्हीं के समकालीन है पृथ्वी सेठ प्रथम, ठीक है। सर इन दोनों लोगों में कभी लड़ाई नहीं हुआ क्या? नहीं, लड़ाई क्यों होगा भाई, लड़ाई क्यों होगा? सुनिएगा अभी ध्यान से, लड़ाई नहीं होने वाली विषय है दोस्तों। इन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, ये चाहते थे शकों का दमन करना, शकों का दमन चाहते थे। आपको पता है शकों के बारे में? शकों को क्या कहा जाता था दोस्तों? शकों को महाक्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाक्षत्रप। और महाक्षत्रपों का राजपाट कहां था? तो गुजरात और काठियावाड़ वाला क्षेत्र, गुजरात और काठियावाड़ वाला क्षेत्र किसका था? ये महाक्षत्रपों का था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चाहते थे कि शकों को नाश कर दे। आपने पढ़ा भी कि उन्होंने शकों का उन्मूलन कर दिया, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि शकों का उन्मूलन उन्होंने किसकी सहयोग से किया। हो सकता हो ध्यान में ना आया हो, लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहां पर वाकाटक वंश का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। बिना वाकाटकों के सहयोग के क्षत्रपों को मिटा पाना या महाक्षत्रपों को हरा पाना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल था। पाटलिपुत्र से आओगे गुजरात लड़ाई करने, और नीचे दक्षिण का भी सपोर्ट मिल जाएगा तो भागने का मौका नहीं मिलेगा। तो याद रखेगा, शकों का दमन करने में पृथ्वी पेशर ने भी दोस्तों इनकी मदद किया है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी मदद के बदले दोस्तों एक वैवाहिक संबंध बनता है। किससे? पृथ्वी सेठ प्रथम के खानदान से और गुप्त वंश के खानदान से दोस्तों एक वैवाहिक संबंध बनने वाला है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा किस लेख के अनुसार रुद्रसेन द्वितीय का विवाह प्रभावती गुप्ता से हुआ था? प्रभावती गुप्त कौन थी? याद रखेगा, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हो गया। सर ऐसा लिखा कहां गया है? तो याद रखेगा, पूना ताम्रपत्र लेख जो है दोस्तों, पूना ताम्रपत्र लेख जो है दोस्तों, उसमें इन चीजों को मेंशन किया गया है, याद रखेंगे। 380 ईस्वी के आसपास दोस्तों ये वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ था, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हां देखिए, 380 में वैवाहिक कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ना। प्रभावती गुप्ता से विवाह हो गया, किसका? याद रखेगा, किसकी? पृथ्वी सेठ प्रथम का जो पुत्र था उसका विवाह हो गया, ठीक है। विवाह होने के 10 साल बाद ही दोस्तों मर गया। कौन? याद रखेगा, ये रुद्रसेन प्रथम की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। कब? मात्र 10 वर्ष बाद। 380 में विवाह हुआ है और 390 के आसपास दोस्तों ये इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से पहले इनके 2 बच्चे पैदा होते हैं। मृत्यु होने से पहले प्रभावती गुप्त के 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक का नाम है दिवाकर सेन और दूसरे का नाम है दामोदर सेन। क्या क्या नाम है? लिखने का जगह है कहीं पे, चलिए लिख देते हैं। क्या क्या नाम है दोस्तों? दिवाकर सेन,
बड़ा पुत्र है दिवाकर सेन, बड़ा पुत्र है 5 साल का है, 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। और दामोदर सेन जो है दोस्तों ये छोटा है, दामोदर सेन छोटा है, 2 साल का है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 पुत्र हैं और 390 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती अब वाकाटक वंश का क्या होगा? अब वाकाटक वंश का क्या होता है? तो याद रखेगा इसके बाद प्रभावती गुप्त जो हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री, याद रखेगा उन्होंने बागडोर को अपने हाथों में ले लिया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरा वाकाटक वंश की देखभाल किया, राजपाट किया। कब तक? जब तक उनका पुत्र बड़ा न हो जाए तब तक। अब बड़े पुत्र का नाम क्या? दिवाकर सेन। जब तक वो बड़ा होता दिवाकर सेन की भी मृत्यु हो गई, अल्पायु में दिवाकर सेन भी मर गया। तो उसके मरने के बाद जो छोटा पुत्र था दामोदर सेन, अब वो राजा बनेगा, अब वो राजा बनेगा। समझ में आ गया इतनी बातें? इतिहास को इतिहास तरीके से पढ़िए, देखिए मजा खूब आएगा, ठीक है। दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा समय देना पड़ेगा, बिना समय के कुछ नहीं मिलता। लिख रहा दोस्तों अगला सवाल, लिख रहा सेतुबंध जिसे रावणभव कहा जाता है, इस ग्रंथ की रचना दोस्तों किसने किया है? ग्रंथ उसी के समय में लिखा गया दोस्तों। इसकी रचना किया है प्रवरसेन दूती ने। किसने किया दोस्तों? प्रवरसेन दूती ने दोस्तों इसकी रचना किया। कुछ छूटा क्या? ठीक है। अब जो देखिए मैंने एक चीज और बताया, 2 पुत्र थे, 2 पुत्र थे, 2 में से जो बड़ा पुत्र मर जाएगा, दिवाकर सेन की मृत्यु हो जाएगी, दामोदर सेन बचेगा। यही दामोदर सेन प्रवरसेन दूती के नाम से जाना गया। ये कौन है दोस्तों? तो ये दामोदर सेन है। ये कौन है दोस्तों? ये दामोदर सेन है। और उसी को आगे क्या कहा गया? उसी को प्रवरसेन दूती कहा गया। ये भी याद रखेगा क्योंकि मृत्यु हो गई थी तो इस वजह से। तो 410 ईस्वी से लेकर के 440 ईस्वी तक दोस्तों अब गद्दी पर कौन रहा? तो याद रखेगा अब गद्दी पर बैठा रहा कौन? ये प्रवरसेन दूती। और इसी ने दोस्तों रचना किया किसको? सेतुबंध की रचना किया। मतलब पढ़ने लिखने में तेज तर्राक था, विद्वान आदमी था, ठीक है। लिख रहा वाकाटक वंश, वाकाटक वंश ने किस राज्य से वैवाहिक संबंध दोस्तों स्थापित किया था? तो देखिए हमने बताया ना गुप्त राज से कराया था, और आगे चल के दोस्तों कदम्ब राज से भी किया, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों कदम्बों को हराने का काम किसने किया था? दोनों भाइयों ने मिल करके। किसने? एक वाकाटक वंश प्रवरसेन प्रथम के समय में 2 भागों में टूट गया, और टूटने के बाद जो प्रधान शाखा बनी और जो दूसरी गौण शाखा बनी, ठीक है, वो दोनों जब दोनों भाई मिले तो मिलने के बाद कदम्बों को जाके हराया था। बाद में कदम्बों के साथ भी दोस्तों वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। कदम्ब राजकुमारी थी अजीत भट्टारिका। क्या नाम है दोस्तों? अजीत भट्टारिका। याद रखेगा अजीत भट्टारिका के साथ दोस्तों इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया। किसका विवाह कराया दोस्तों? तो याद रखेगा वाकाटक नरेश थे नरेंद्र। क्या नाम था दोस्तों इनका? नरेंद्र। तो नरेंद्र का विवाह किससे हो गया दोस्तों? याद रखेगा अजीत भट्टारिका के साथ हो गया। इस तरह से कदम्बों के साथ भी दोस्तों एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। कहा जाता है नरेंद्र का दोस्तों अस्कंद गुप्त के साथ भी लड़ाई हुआ था, ठीक है। अस्कंद गुप्त, सर अस्कंद गुप्त के साथ युद्ध सर कहा जाता है स्कंदगुप्त गुप्त शासक था और फिर हमारा संबंध तो गुप्त साम्राज्य से भी था। हाँ था, लेकिन आगे के लोग जब फॉलो नहीं करेंगे और लड़ाई पे उतरेंगे तो भाई कौन राजा चुप बैठेगा, ठीक है, लड़ाई तो होनी थी। लेकिन वाकाटक की मुख्य शाखा का अंतिम राजा कौन था? भाई पहला राजा तो हमने पढ़ा कौन था दोस्तों, प्रवरसेन प्रथम के समय में टूटा, ठीक है, और गौतमी पुत्र दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसका जो पुत्र था पृथ्वीसेन प्रथम वो पहला राजा बना। यहां दोस्तों मुख्य शाखा का अंतिम राजा दोस्तों कौन है? याद रखिएगा पृथ्वीसेन द्वितीय। कहानी पृथ्वीसेन प्रथम से शुरू हुआ था और पृथ्वीसेन द्वितीय पे कहानी क्या हो गया? कहानी समाप्त हो गया। ये अंतिम राजा है, लगभग 460 के आसपास से 480 तक दोस्तों एक गद्दी पर रहा है, ठीक है, 460 से लेकर के 480 तक दोस्तों एक गद्दी पर रहा है। और इसके बाद दोस्तों क्या हो गया? अब आगे जो बासिन शाखा थी, ठीक है, बासिन शाखा का जो प्रधान है हरिसेन, अब वो दोस्तों ये समाप्त हो जाएगा। दूसरी वाला जो शाखा है वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो वो लोग थोड़ा सा लंबे समय तक चलते हैं, फिर उनका भी अंत हो जाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों मुझे लगता है आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए मेरी क्लास में जुड़ने का एक फायदा है, आपको कोई भी टॉपिक छूटेगी नहीं, आपसे नजरों से ओझल नहीं होगी। गलती से लक बाय चांस अगर कोई टॉपिक स्किप हो गया होगा तो समय के साथ दोस्तों उसको भी मैं कवर कर लूंगा। अब मुझे लगता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में कोई भी ऐसा वंश नहीं बचा है जिसके बारे में मैंने आपको क्लास न दी हो, ठीक है। सभी के सभी क्लास हो गए, एक एक चीजें दोस्तों बखूबी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। और 1200 से ज्यादा सवाल, 1201 से लेकर 1230 तक का सवाल आज ही समाप्त होता है दोस्तों। लगभग 1250 बेहतरीन सवालों का कलेक्शन केवल
केवल प्राचीन इतिहास से मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको और भी ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं और वहां पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, एक एक मुद्दों के बारे में, एक एक लड़ाइयों के बारे में, एक एक अभिलेख के बारे में, एक एक किताबों के बारे में, ग्रंथों के बारे में विस्तार से चर्चा होगा दोस्तों। तो वहां पढ़ने का ना और मजा है, ठीक है। वहां पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। सैंपल के तौर पे किताब दिखा रहा हूं, एक किताब भी आ चुकी है, इसे भी आप हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन, दुकानों से, हर जगह दोस्तों किताब अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलती है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।